मॉर्निंग बच्चों, ये चैप्टर तो लगभग ख़त्म हो चुका है। इसमें जो स्टूडेंट्स डायरी पर कुछ बातें हमने की हुई है, एक आध चीज़ और है अभी बाकी, तो बीच में कभी कर लेंगे। लेकिन अब ये कोशिश करते हैं कि अब न्यूज़ चैप्टर के तरफ भी आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर होता है इसमें खास करके उन बातों का डिस्कशन होना चाहिए जिसे समझना, जिसे जानना थोड़ा कठिन होता है। कुछ न्यूमेरिकल तो फिजिक्स के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, उसके बिना आपका सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होगा। तो जो इजी प्रॉब्लम सब है वो तो ऑलरेडी आप बनाने की कोशिश करेंगे तो बन ही जाएंगे, और ऐसे ये सब भी आसान सवाल ही है। 9th के लेवल में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सवाल नहीं आते हैं, फिर भी हमने प्रयास किया है कि मोमेंटम पे, संवेग पर कुछ सवाल आपको करवाया जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपके बुक से ही सवाल लिए हुए वो तो मैंने खुद डिजाइन किया है। ये कहता है किसी बंदूक से 0.06 kg की गोली 40 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। फायरिंग ऑफ बुलेट बड़ा ही मतलब रोचक कंसेप्ट होता है। अगर बंदूक 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे हटती है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि संवेग का जो संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो थ्योरी हमने पढ़ाई थी, हम आपको जरूर ये कहेंगे कि जो संवेग संरक्षण जो है वो चूँकि आप जब उसको खास करके टक्कर पढ़ते हैं तो ये माना जाता है कि टक्कर यानी कोलिजन की कंडीशन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल सिस्टम पे काम नहीं करता है। तो ऐसे में संवेग संरक्षित रहेगा, ये सिद्धांत भी बोलता है। बंदूक के फायरिंग का भी केस कुछ उसी तरह से मिलता जुलता है। सबसे पहले ये देखना होता है कि इवेंट क्या है, घटना क्या है, वो फायरिंग है। आइए मान लेते हैं कि ये मेरा गन है और इस गन में हमने क्या किया है, बुलेट लगाया हुआ है। ठीक है, प्रयास क्या मैंने अब देने के बहुत बेहतर डायग्राम तो नहीं कर सकते, तो उसकी जरूरत भी नहीं है। अभी हमें फिजिक्स सीखना है, इसके डायग्राम की सुंदरता को देखने की आवश्यकता नहीं है कि इसके, और ये इस तरह से है। मान लेते हैं कि इसमें बुलेट अंदर पैक है, और बुलेट जब अंदर पैक है, ये मास ऑफ गन और प्लस मास ऑफ बुलेट, ये दोनों ही अभी एक साथ में है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी इसके पास में वेट का वैल्यू 0 है। लेकिन जब फायर करते हैं तो फायर से पहले और फायर के बाद का मोमेंटम, ये जो घटना हो रही है ना, इसमें भी बाहरी बल का कोई प्रभाव नहीं है। इंटरनल फोर्स यानी आंतरिक बल, आंतरिक क्रिया की वजह से ये फायरिंग होती है। तो एक्सटर्नल एजेंट या बाहरी एजेंट को इस पर बल नहीं लगाता है, इसीलिए इस घटना के दौरान संवेग आपका संरक्षित रहेगा। ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फायरिंग, फायरिंग के पहले और फायरिंग के बाद। फायरिंग के बाद क्या हुआ, बुलेट निकल गया आगे, है ना, बुलेट निकल गया आगे और गन रह गया वहां पे। ये मान लो इसका जो वेग है कुछ है, तो ये भी क्या होगा, कुछ वेग के साथ पीछे हटेगा, है ना। अब ये बात अभी हम नहीं कहते, हालांकि सवाल ने डिक्लेयर कर दिया है तो परेशान होने की बात नहीं है। पर अगर सवाल नहीं भी बोलता तो हम खुद देख लेते, कैलकुलेशन देख लेता, ये गन जो है वो पीछे ही मूव करना शुरू करेगा। आइए देखते हैं। F एक्सटर्नल 0 है, एक लाइन का सवाल है, बराबर 0, अतः क्या होगा, संवेग संरक्षित रहेगा। क्या रहेगा, संवेग संरक्षित रहेगा, संवेग संरक्षित रहेगा। ये बात आपको गारंटी देता है। अब देखिए, इसीलिए सिद्धांत कहता है कि m प्लस स्मॉल m इंटू यू बराबर कैपिटल M इंटू भी और प्लस स्मॉल m इंटू भी।
अभी मुझे ये पता नहीं कि किधर जाएगा, जो अननोन है उसके विषय में कोई गारंटी हमारे पास नहीं है, पर ये पता है जब हमने फायरिंग नहीं की थी तो पूरे सिस्टम को कोई वेग नहीं था, तो संवेग का मान 0 था। जब हमने फायर कर दिया तो गन अलग हो गया, बुलेट अलग हो गया, तो हमने ये पाया हुआ कि ये बुलेट इस दिशा में मूव कर रही है समथिंग वेलोसिटी के साथ, और गन जो है वो उसका क्या है वेलोसिटी, क्या है उसका द्रव्यमान, वो सारा चीज यहाँ से क्लियर होगा, जो मांगेगा वो बताएंगे। पर ये साफ लिख दिया है यहाँ पर कि पीछे हटती है, मतलब इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है। यहाँ आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं, और माइनस साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको वेग की दिशा बता दिया है इसमें। और समझो कि इसमें बंदूक का जो है ना, ये बंदूक का वेग भी बता दिया है कि कितना मीटर पर सेकंड से पीछे हटता है तो द्रव्यमान जाता है। तो आइए वैल्यू डाल देते हैं, आंसर आ जाएगा। ये तो 0 होगा, फायरिंग से पहले कोई संवेग नहीं है। आपके पास देखिए माइनस और कैपिटल M इंटू V और प्लस स्मॉल m इंटू V। एक ही बार में हमको द्रव्यमान मान रहा है, किसका, बंदूक का द्रव्यमान मान रहा है, गन का। तो आराम से इसको इधर ले आते हैं, क्या होगा, इतने में बन जाएगा सवाल ये। इसीलिए mv बराबर स्मॉल mv, और यहाँ से m इक्वल टू स्मॉल m बटा कैपिटल M इंटू V, इतना kg रख दीजिए, वैल्यू आंसर ले लीजिए। स्मॉल m का मतलब है 0.06 गुना वेग है आपका 40, और बटा कैपिटल M आपको चाहिए, यहाँ पे V लगाएंगे ना, हमको यहाँ पे V चाहिए। कैपिटल V आपको कितना दिया हुआ, बंदूक 20 मीटर पर सेकंड, 20 यहाँ पर केजी लिख दीजिए। आपका सवाल बन गया, 2 टाइम्स ये मरेगा और ये होगा 0.12 केजी का आपका गन है, और यही आपका आंसर होगा। कुछ नहीं रहता है सवाल में, बस आपको जो एक हेजिटेशन है, घबराहट है ना कि बाप रे बाप सवाल बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, वो भी फिजिक्स में। बेटा ये नोट कर लो, फिजिक्स का लाइफ लाइन है न्यूमेरिकल, वो नहीं करोगे काम नहीं चलने वाला। दूसरा सवाल देखा जाए, 2 शीशे की गोली जिनके द्रव्यमान 100 ग्राम है, बढ़िया है, और 50 ग्राम है, दोनों एक रेखा पर रखे गए, बिल्कुल सीधे में एकदम ग्राउंड पर, दोनों को एक लाइन पर रखे हैं। गोली ए को 15 मीटर वेग से चला देते हैं, गोली ए पीछे में है, गोली बी आगे में है, ये रेस्ट में है ना, ये चुपचाप बैठा होगा, चला देते हैं, 15 मीटर के वेग से चला जाता है, जबकि बी विरामावस्था में है, रेस्ट में है। कभी कभी ऐसा होता है, अगर टकराने के बाद दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करें तो वेग ज्ञात करें। जैसे मान लो पीछे से एक गोली ने बी को धक्का मारा, ठोकर मारा, और ठोकर मारने के बाद दोनों अलग हुआ ही नहीं, दोनों कॉमन वेलोसिटी के साथ चलना शुरू किया वहां से। तो कहता कि बताइए उसका कॉमन वेलोसिटी कितना है। बस एक लाइन का मामला है, टक्कर यहाँ पे घटना है, इवेंट क्या है, टकराना, इवेंट क्या है, इसको ध्यान देना है। मैं टक्कर जो ये घटना है, तो घटना से पहले और घटना के बाद की थ्योरी पढ़ते हैं। घटना से पहले का संवेग, घटना के बाद का संवेग, दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये जो टक्कर हुआ है ना, ये स्वाभाविक तौर से हुआ है, हम लोगों ने जाके नहीं टकराया है। वो चल रहा था, रास्ते में मिला, उससे टकरा गया, बस यही है। तो इसमें भी क्या होगा, संवेग हमारा संरक्षित रहेगा। एक बार फिर से F एक्सटर्नल 0 है आपका, F एक्सटर्नल का वैल्यू क्या है, यानी बाह्य बल का मान 0 है, इसीलिए क्या होगा, दोनों का संवेग आप पहले का लिखिए, ma इंटू u1 प्लस mb इंटू u2 बराबर ma प्लस mb और इंटू v। ये है पहले और ये है बाद में। क्या बाद में, टकराने के बाद में संवेग, टकराने के पहले का संवेग, दोनों बराबर होगा, क्योंकि बाहरी बल आपका 0 है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत वाला वीडियो और संवेग परिवर्तन का वीडियो, उससे पहले आप जो बात आप सीखे हैं वो बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, लेकिन जो इधर आप
मोमेंटम साइड में सीखे, ये बहुत मैटर करता है। आगे आपको 11 के सिलेबस में इसका औकात पता चल जाएगा। अभी आप 9th में हैं तो मैं आपको बूस्टअप कर रहा हूँ, बड़े बड़े सवाल आपको नहीं दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में न पड़ जाए और आपको दिमाग पर जोर न पड़े, पर दिमाग है किस लिए। देखा जाए हमसे क्या होगा। आप देखो MA का वैल्यू 100 ग्राम है, तो पहले कुछ नहीं करें, 100 ग्राम और ये है 15 मीटर प्रति सेकेंड और प्लस MB का मान है आपको 50 ग्राम, लेकिन इसके बाद वैल्यू क्या है, 0 है। तो बराबर MA प्लस MB मतलब 100 ग्राम और प्लस 50 ग्राम, और हमें इसका वेट पता नहीं है। बोलिए आप लोग, ये एक लाइन में सवाल क्लियर होगा कि नहीं होगा? एकदम से होगा, नहीं होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसको आप कर लेंगे, इसमें कोई जरूरी नहीं है, आपको सारा चीज आपके सामने है। अब देखिए कैसे उसको आगे बढ़ाते हैं। और आपको याद होगा पिछले एक वीडियो में हमने आपको काइनेमेटिकल ग्राफ लेकर के उस पर काम करके दिया था, किस तरह से न्यूटन का सेकंड लॉ ऑपरेट होता है, वो भी बताया था मैंने आपको। क्या होगा बताया जाए। और रूल तो ये कहता है कि उनके यूनिट को चेंज कर लेते हैं, ग्राम से केजी में ले आते हैं, पर यहाँ जरूरी इसलिए नहीं भी है क्योंकि मास दोनों तरफ से उसका यूनिट कैंसिल कर जा रहा है। तो आप कीजिए तो भी सही, नहीं कीजिए तो भी सही है, आपके कैलकुलेशन का स्मार्टनेस है। ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे आप लिख सकेंगे 100 इंटू 15 प्लस 0 इक्वल टू 150 और इंटू भी आ गया भी का वैल्यू। इसीलिए भी इक्वल टू कितना होगा, 100 इंटू 15 एंड डिवाइड बाय 150 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं, ये तो लगता है बड़ा आसानी से आगे आपको ये मर गया, यानी 10 मीटर पर सेकेंड के कॉमन वेलोसिटी के साथ कोलिजन के बाद वो दोनों क्या होंगे, आगे चलेंगे। पिछले लेक्चर में हमने स्प्रिंग फोर्स की बात आपको सिखाई थी, बस सीख करके रख लीजिए। मैंने आपको पहले ही बोला है कि स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है, वो बदलने वाला बल है, एक्स पर निर्भर करता है। सिर्फ जानकारी लेनी थी आपको, उस पर आपको काम करना था, तो उसी को समझना भी था, है ना। समझ गए बात को। चलिए ये हो गया, ये चीज हम आपको सिखा दें। इसको सिखाने के बाद आपको शायद मुझे एक बात और बताना चाहिए कि अगर मान लेते हैं P इक्वल टू होता है mv, मतलब क्या होता है, संवेग बराबर मास गुना वेलोसिटी, ठीक है ना। अब आप बताइए कि अगर आपको मास और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ खींचने के लिए कहा जाए, या संवेग और वेग के बीच में ग्राफ खींचने के लिए कहा जाए, या संवेग और मास के बीच में ग्राफ खींचने के लिए कहा जाए, तो कैसे खींचेंगे। ग्राफ हमेशा फिजिक्स में हमेशा अप टू डेट रखने का प्रयास करें हम लोग। अगर सपोज कीजिए कि P बराबर कांस्टेंट है ना, PMV, ग्राफ पर थोड़ी चर्चा करते हैं क्योंकि जो भी एडिशनल लेक्चर होता है ना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा हम आपको बताते हैं। यही मसाला है और यही हम हैं और यही चैनल है जो आपको कुछ ना कुछ प्लस करके देता है। अगर P कांस्टेंट रखते हैं आप, है ना, और ग्राफ आपका इसके बीच है, यहाँ पर मान लो V ले लेते हैं और यहाँ पर मान लो M ले लेते हैं, बताइए क्या होगा। आपने P कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब M और V एक दूसरे के क्या है, इनवर्स रेशियो में है। यानी अगर P बराबर कांस्टेंट तो क्या है जानते हैं, कांस्टेंट तो M इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा V के। कारण अगर मान लो कि P को कांस्टेंट रखना है तो मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, और मास घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, यानी ये ग्राफ ऐसा होगा। ये बता रहा है कि M प्रोपोर्शनल है 1/v के। वस्तु का मास आप घटाते चलिए
वेग को बढ़ाते चलिए उसी के अनुरूप, ताकि पी कांस्टेंट रहे। समझ गए ना? अब देखिए, अगर मान लेते हैं वस्तु वही है, मास नहीं बदल रहा है ना, वस्तु वही है, मास नहीं बदल रहा है, वेग बदल रहा है, तो संवेग उसके हिसाब से कैसे बदलेगा? सब ये लॉजिक है। ग्राफ के प्रति आपको मैं रुचि इसीलिए जगा रहा हूँ, जब ग्राफ के प्रति रुचि जगेगी तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। दूसरा ग्राफ, ये ग्राफ नंबर पहला था, ये ग्राफ नंबर दूसरा, कि अगर P बराबर mv है आपके पास, ये सब आपके बुक में नहीं मिलेगा, खोजिएगा भी नहीं। इसमें देखिए, अगर m कांस्टेंट है, अगर वस्तु का द्रव्यमान फिक्स कर दें, m बराबर हम कांस्टेंट कर देते हैं, m अगर आप फिक्स कर देते हैं तो p क्या होगा? समानुपाती हो जाएगा v। देख रहे हैं ना, आपके m कांस्टेंट में p और v आपस में समानुपातिक संबंध रखते हैं। इसका मतलब है, अच्छी बात है कि m कांस्टेंट, तो आपको क्या होगा? m के कांस्टेंट होने से ग्राफ आप जीरो पर भी उठा सकते हैं। इस एक्सिस पर अगर आप p को रखें, इस एक्सिस पर अगर आप b को रखें, तो निश्चित तौर पर ये ग्राफ क्या होगा? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। समानुपातिक संबंध आ गया, समानुपातिक संबंध आ गया। समझ गए ना? समानुपातिक संबंध आ गया। तो ये सारी चीजें जो है आपको एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना चाहिए, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना चाहिए। तो मैंने P और V के बीच ग्राफ रखा, क्लियर है? और अगर P कांस्टेंट है ना, अगर P कांस्टेंट है और P कांस्टेंट है तो P का ग्राफ आप mv को हम खींच ही दिए ना, P कांस्टेंट है तो mv को खींच ही दिए। चलिए, आपको आगे इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये था आपका, थोड़ा सा कोशिश की हम आज आपके लिए न्यूमेरिकल पे, तो इसको आप बार बार देखने की कोशिश कीजिए। उस ग्राफ के एडवांस नॉलेज हमने दिया आपको। तो ये सब कभी कभी आपको कुछ हल्का फुल्का कठिनाई मोल लेना पड़ेगा, और इसके लिए अपने को मेंटली आप तैयार कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और मेहनत से पढ़िए, सफल हो जाइएगा। थैंक यू सो मच।